हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 5 टॉपिक 5.14 और इसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम, यू आर ऑन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर जैन शबीर। अच्छा, टॉपिक का नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, उसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी डिस्कस करता हूँ। मान के चलो मेरे पास एक बॉल है, उसे मैंने एक एरोप्लेन से नीचे ड्रॉप करवाया। अब जैसे जैसे वो बॉल नीचे आती जाएगी उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। फिर एक सर्टेन पॉइंट पे आके क्या होगा, उस बॉल की वेलोसिटी मजीद बढ़ना बंद कर जाएगी। अब मजीद उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आ रही है। वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी है उससे मैं बोलता हूँ टर्मिनल वेलोसिटी। यहाँ पे मैं समझाता हूँ। मान के चलो ये बॉल है, एरोप्लेन से ड्रॉप करा है, अब इसकी वेलोसिटी 0 है। वेट की वजह से क्या होगा, वो नीचे आएगा और जैसे जैसे नीचे आती जाएगी उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी 10, 20, 30। फिर एक सर्टेन पॉइंट पे क्या होगा, 30 पे आके क्या होगा, उसकी वेलोसिटी मजीद बढ़ना बंद कर जाएगी। वो आगे मजीद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ 30 है तो 30 मीटर पर सेकंड के साथ ही नीचे आ रही है। इस कांस्टेंट वेलोसिटी 30, इस कांस्टेंट वेलोसिटी को मैं बोलता हूँ टर्मिनल वेलोसिटी। अब ऐसा होता क्यों है कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद उसकी वेलोसिटी मजीद क्यों नहीं बढ़ती, ऐसा क्यों होता है? तो देखो, तुम लोगों को पता है ड्रैग फोर्स लगती है। जब भी कोई चीज फ्लूइड में मूव करते हैं तो उस पर ऑपोजिट में ड्रैग फोर्स लगती है। अब ये मेरे पास बॉल है, नीचे की तरफ आ रही है वेट की वजह से, तो इस पे ऑपोजिट ऊपर की तरफ इस पे ड्रैग फोर्स लगेगी। ऊपर की तरफ इस पे लग रही है ड्रैग फोर्स, और जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी इस पे जो लगने वाली ड्रैग फोर्स है वो भी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। फिर एक सर्टेन पॉइंट पे क्या होगा, ड्रैग फोर्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होगी कि वो ड्रैग फोर्स वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बराबर ही हो जाएगी। अच्छा, ड्रैग फोर्स का हमने पीछे फॉर्मूला देखा था, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बढ़ते बढ़ते ड्रैग फोर्स इतनी बढ़ गई कि अब वो जो ड्रैग फोर्स है वो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट के ही बराबर होगी। तो जब ड्रैग फोर्स और वेट दोनों बराबर हो जाएंगे तो आगे बॉल ये मजीद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही मूव करेगा। मतलब तुम लोग ऐसे, मैं ऐसे डेरिवेशन में डिस्कस करूंगा, बल्कि डेरिवेशन में ही डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे ड्रैग फोर्स वेट के बराबर हो गया, तो अब मजीद क्या होगा, आगे बॉडी की वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आएगी। कब? जब ड्रैग फोर्स मेरे पास वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाए। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को मैं बोलूंगा टर्मिनल वेलोसिटी। डेफिनेशन क्या है? द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी मेरे पास कांस्टेंट है 30, जब तक ग्राउंड को हिट नहीं कर देता तब तक 30 ही है। द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी acquired by a body, जो एक बॉडी एक्वायर करती है मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, when the drag force acting on it become equal to the weight of an object। जब ड्रैग फोर्स वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाए तो उस सूरत में मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी जो एक बॉडी एक्वायर करेगी उसी को बोला जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा, इसकी ना फीलिंग भी तुम लोग ले सकते हो। तुम एक बात है कि जब भी कोई चीज एक्सेलरेट, जब भी तुम लोग किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर होते हो ना, तुम लोगों को जो बॉडी है उसमें कुछ फीलिंग आती है, कुछ सेंसेशंस आती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर तुम लोग वो शिपयार्ड वाले झूले में हो तो जब वो मूव करता है तो तुम लोगों को अंदर से कोई फीलिंग आती है। सेम ऐसे अगर तुम लोग एरोप्लेन से पैराशूट के साथ डाई करो तो इनिशियली क्या होगा, तुम लोगों की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ऐसी अभी 0 थी, फिर बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। यानी वेलोसिटी के बढ़ने का मतलब है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो। तो एक्सेलरेट करते हुए तुम लोगों को बॉडी में सेंसेशंस, वो फीलिंग आएगी। फिर एक सर्टेन पॉइंट पे जाके तुम लोगों का जो वेट है, वो जो तुम लोगों पे ड्रैग फोर्स लग रही है, वो दोनों बराबर हो जाएंगे। मजीद तुम लोगों की वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी। जब मजीद वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी तो तुम लोगों को वो जो अजीब सी फीलिंग आ रही थी वो भी आना बंद हो जाएगी, क्योंकि अब तुम लोग एक्सेलरेट नहीं कर रहे तो वो अजीब सी जो फीलिंग आती है, जो स्टमक में फीलिंग आती है, वो भी आना बंद हो जाएगी। और तुम लोग ऐसे ही फील करोगे जैसे तुम लोग अर्थ पे, मतलब आगे पीछे चल सकते हो, ये वो हो गए तुम लोग एयर में सस्पेंडेड, लेकिन तुम लोगों को फीलिंग नहीं आएगी। ठीक है, आंखें बंद कर लो तो कुछ भी नहीं फील होगा। ठीक है, फील कब होता है? जब एक्सेलरेट करते हो। तो उस कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोला जाता है। अब इस टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मुझे फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब इसके एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? कंसीडर अ ड्रॉपलेट। मान के चलो एक मेरे पास पानी का, बारिश हो रही है और पानी का एक ड्रॉपलेट है वो नीचे आ रहा है, पानी का एक कतरा है वो नीचे आ रहा है। कंसीडर अ ड्रॉपलेट मूविंग डाउनवर्ड, वो नीचे आ रहा है। देन द ड्रैग फोर्स विल एक्ट ऑन इट। तो उस पानी के ड्रॉप पे क्या होगा, ड्रैग फोर्स लगेगी, है ना। ड्रैग फोर्स हर मूविंग बॉडी पे लगती है जब वो फ्लूइड में मूव करती है। अब चूंकि वो ड्रॉपलेट हवा में मूव कर रहा है तो ड्रैग फोर्स उस पे लगेगी। देन ड्रैग फोर्स विल एक्ट ऑन इट। तो उस पे जो लगने वाला ड्रॉपलेट पे लगने वाली जो नेट फोर्स होगी, इट विल बी इक्वल टू नेट फोर्स विल बी इक्वल टू वेट माइनस ड्रैग फोर्स। ये ड्रॉपलेट है, ये अपने वेट की वजह से नीचे आ रहा है और जैसे जैसे नीचे आ रहा है इस पे लगने वाली ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जा रही है। इस पे ड्रैग फोर्स लग रही है और वेट लग रही है, तो नेट फोर्स इस पे कितनी लग रही है, वेट माइनस ड्रैग फोर्स। नेट फोर्स क्या आती है, एक बॉडी पे कितनी नेट फोर्स लग रही है, सारी फोर्सेस का सम कर दो
तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू नेट फोर्स। अब चूंकि वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और ड्रैग की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ड्रैग फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट टू वेट है, तो ड्रैग फोर्स को मैंने नेगेटिव लिया और वेट मैंने पॉजिटिव। वेट को मैं माइनस करूंगा ड्रैग फोर्स के साथ, तो मेरे पास आ जाएगी नेट फोर्स। अब क्या हो रहा है ना, ड्रॉपलेट जैसे जैसे नीचे आता जा रहा है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही, तो इस पे जो लगने वाली ड्रैग फोर्स है वो भी बढ़ती जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जो ड्रैग फोर्स है वो मेरे पास वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगा। उस सूरत में इस पे जो लगने वाली, इस ड्रॉप पे जो लगने वाली नेट फोर्स है, टोटल फोर्स, वो मेरे पास क्या होगी, 0। नेट फोर्स कोई भी नहीं लग रही है ना। अब इसकी ऐसी समझ लो, टेबल है, 10 न्यूटन की फोर्स में यहाँ पे लगा रहा हूँ, 10 न्यूटन की फोर्स यहाँ पे लगा रहा हूँ, टेबल नहीं मूव कर रहा, तो इस टेबल पे जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, 0। 10 में यहाँ से लगा रहा था, 10 वहां से लगा रहा था, तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। नेट ओवरऑल जो फोर्स होगी वो 0, फोर्स का इफेक्ट। एज द स्पीड ऑफ अ ड्रॉपलेट कंटिन्यूज टू इंक्रीज, जैसे जैसे जो ड्रॉप है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, देन द ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन इट आल्सो इंक्रीज, तो इसमें जो लगने वाली ड्रैग फोर्स है वो भी बढ़ती जाएगी, एंड बिकम्स इक्वल टू द वेट ऑफ ड्रॉपलेट, और एक वक्त पे आके ये जो ड्रैग फोर्स है ये वेट ऑफ एन ड्रॉपलेट के बराबर हो जाएगी। उस सूरत में क्या होगा, नेट फोर्स जो उस बॉडी पे नेट फोर्स लग रही है वो मेरे पास 0 होगी। यहाँ पे 0 रखूंगा तो वेट मेरे पास ड्रैग फोर्स के ही बराबर होगी, ये भी यही बताता है, ठीक है। नेट फोर्स 0 होगी तो वेट ड्रैग फोर्स के ही बराबर होगा। अच्छा, वेट ऑफ ड्रॉपलेट कितने, अगर इस ड्रॉपलेट का मास m है तो वेट विल बी इक्वल टू m into g, ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला। और ड्रैग फोर्स कितनी लग रही है, हमने ये एक छोटा सा ड्रॉपलेट लिया, इस ड्रॉपलेट को मैं स्फीयर इमेजिन कर सकता हूँ, है ना, ये एक छोटा सा स्फीयर ही हुआ, ठीक है। और ड्रॉपलेट, चूंकि ड्रॉपलेट बड़ा छोटा होता है तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई नहीं होती। अब ये है स्फीयर है, वेलोसिटी भी ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे मैं स्टोक्स लॉ लगा सकता हूँ। ये इसी वजह से हमने ड्रॉपलेट लिया ना, ताकि हम स्टोक्स लॉ लगा सके। तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो ड्रैग फोर्स है विल बी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। स्टोक्स लॉ हर किसी बॉडी के लिए वैलिड नहीं है, सिर्फ उनके लिए जो स्फेरिकल हो, स्फीयर हो, और दूसरा वेलोसिटी कम हो उनकी, ठीक है, उनके लिए वैलिड है। तो मतलब इस ड्रॉपलेट में मैं लगा सकता हूँ आसानी से, कोई मसला नहीं। 6 पाई ईटा आर वी। ड्रैग फोर्स और वेट की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं। वेट इक्वल्स mg, ड्रैग फोर्स विल बी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। वीटी रिप्रेजेंट द टर्मिनल वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। 6 पाई ईटा आर वी टी इधर आ जाएगा, इधर आके प्लस 6 पाई ईटा आर वी टी विल बी इक्वल टू m into g। तो यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी वीटी मेरे पास आएगा 6 पाई ईटा आर, नीचे जाके डिवाइड, टर्मिनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू mg डिवाइड बाय 6 पाई ईटा आर। एक तो ये फॉर्मूला तुम लोगों ने याद रखना है। अच्छा, अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये जो ड्रॉपलेट है, वाटर का ड्रॉपलेट है, ये बड़ा ही छोटा है, तो इसका मास इजीली फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। इस मास की जगह फिर मैं क्या पुट करूंगा, तो इस मास का फाइंड आउट करते हैं, मास ऑफ ड्रॉपलेट। मास ऑफ ड्रॉपलेट को किसी और फॉर्मूला में एक्सटेंड कर लेते हैं। अच्छा, मास ऑफ ड्रॉपलेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेंसिटी तो पता होती है वाटर की डेंसिटी वगैरह, डेंसिटी मेरे पास आती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ से जो मास है वो मेरे पास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर होगा। फॉर स्फेरिकल बॉडीज के लिए जो वॉल्यूम है वो कैसे फाइंड आउट होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेरिकल बॉडी का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो मेरे पास क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे मैं पुट करूंगा मास विल बी इक्वल टू 4/3 पाई, और मैं थोड़ा सा रीअरेंज भी कर दिया ना, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी को मैंने पहले लिख दिया, 4/3 पाई डेंसिटी इंटू आर क्यूब। ये मेरे पास मास आ गया। अब इस मास की वैल्यू को यहाँ पे मैं पुट करूंगा तो मेरे पास टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा जिसमें मास नहीं इंक्लूड होगा, हाँ डेंसिटी इंक्लूड होगी, और डेंसिटी पता होती है चीजों की, ठीक है। ये पानी का ड्रॉपलेट होगा तो पानी की डेंसिटी तो 1000 होती है, वो मैं सिंपली यहाँ पे पुट कर लूंगा, लेकिन मास फाइंड आउट करना दिक्कत वाली बात है, तो सिंपली मैं मास की वैल्यू की यहाँ पे पुट करूंगा और मेरे पास टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। इसके लिए नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे प्रोसीड करते हैं, इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लो। अच्छा, ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला था, टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल mg 6 पाई ईटा r। मास की वैल्यू को मैं सिंपली यहाँ पे पुट करूंगा, मास की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड आउट किया 4/3 पाई रो इनटू r क्यूब। मास की जगह लिख लिया 4/3 पाई रो इनटू r क्यूब, बाकी एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई g डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा। अच्छा, अब जो चीजें कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दो, एक तो पाई मेरे पास कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल कर दिया। अच्छा, दूसरा एक r यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे r² बच जाएगा, फिर यहाँ पे भी कुछ कैंसिलेशन हो रही है, ये 2 3 6 2 2 4, ठीक है, 2 के हिसाब से ये डिवाइड हो जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेगा 2 रो आर स्क्वायर जी, ऊपर मैंने लिख लिया 2 रो आर स्क्वायर जी, नीचे का बचेगा 3 into 3 9, और यहाँ पे ईटा 2 रो आर स्क्वायर जी डिवाइड बाय 9 ईटा। थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा, 2 रो जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय 9 ईटा, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा 2 रो जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय 9 ईटा। ये दोनों फॉर्मूला तुम लोगों ने रिमेंबर रखने हैं, दोनों न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होंगे। तो बच्चों, ये था आज का लेक्चर, टर्मिनल वेलोसिटी।
होप्स हो कि तुम लोगों को पसंद आया होगा। इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़।